साथियों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की 70% जनसंख्या लगभग कृषि पर निर्भर रहती है। आज हमारे देश में हमारे देश के नेता ये कृषि को चौपट करना चाहते हैं। हमारे देश की सरकार जब हमारे देश में बताती है कि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, तो हमारे देश के लोग हमारे देश की सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कोरोना काल में हमारे देश के जो हमारे बड़े नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी ने आपातकाल में रातों रात पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बनाया, किसान विरोधी कानून जिसे हम कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना काल में सारे देश के लोगों को आप हिदायत देते हैं कि आप मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, तो आप जो है पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसे अध्यादेश, इमरजेंसी अध्यादेश ले आकर के काले कानूनों को पारित कैसे किए। ये 3 कानून है। हमारे साथियों ने तीनों कानूनों पर चर्चा किया। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो कंपनियां थी, जो हमारे देश के पूंजीपति थे, अपनी कंपनियों को, उनके कंपनियों में जूता, कपड़ा, तेल, साबुन, ये सारी उपभोग की चीजें जो है बनाई जाती थी और उसे जो है उपभोक्ताओं को जो है महंगे रेट पर दिया जाता था। आज उन कंपनियों को हमारे देश की सरकारें जो है, हमारे देश की सरकार उनको कृषि से भी जोड़ना चाहती है और उनको फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर खेती देना चाहती है। हम कहना चाहते हैं, कृषि प्रधान देश में अगर हमारे किसान भाइयों की खेती छीन गई तो हमारे देश का क्या होगा। इस कोरोना काल में सारे देश के लोग, हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम किसान, हम मजदूर पूरे देश के अंदर अन्न उपजाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। इस देश को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने खून और पसीने से सींचने का काम करते हैं। तो एक कोरोना महामारी आई तो हमारे देश के सारी की सारी जगहों पर लॉकडाउन कर दिया गया और सरकार ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। यहीं तक नहीं किया, इनके नेता हवाई जहाज से उड़ते हैं, इनके छोटे मोटे छोटे भैया भी हवाई जहाज से उड़ते हैं। अगर कोरोना काल में बंबई से, कलकत्ता से या और किसी प्रांत से हमारे देश के किसान और मजदूर जो लॉकडाउन के तहत उनके घरों में पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, वो अपने परिवार को लेकर के कम से कम 14,000-15,000 किलोमीटर दूरी तक वो तय किए और कोरोना काल में उनको कहीं पानी भी नहीं मिला। सरकार की पुलिस हर जगह रोकती रही। तमाम बच्चे, तमाम नौजवान, तमाम लोग पानी के बगैर, खाने के बगैर तड़प तड़प के मर गए। उस समय सरकार ने के साथ कौन था? हमारे देश का किसान था। हमारे देश के किसानों ने जगह जगह पर रास्ते में खाने की व्यवस्था किया, पानी पीने की व्यवस्था किया, दवा की व्यवस्था किया, लेकिन हमारे देश की सरकार इसे देखती रह गई। हमारे देश की सरकार में ये कहना चाहता हूं, जो हमारे देश की सरकार सत्ता में है, ये अंग्रेजों की चाय पर चर्चा किया करते थे। ये कभी देश की आजादी की लड़ाई में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाए थे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप ये सवाल करिए
कि आजादी के दौरान जो लड़ाई में आपके पार्टी से भी कोई शहादत दिया है? आजादी के आंदोलन में कोई आपके पार्टी का फांसी के तख्ते पर गया है? आजादी के आंदोलन में क्या कभी आपके लोग लड़ाई में थे? मैं अगर ऐसे थे तो नाम भी पूछना चाहता हूं, मिलना चाहिए कि कौन आपके यहाँ शहादत दिया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में भी हमारे देश के किसानों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। हमारे देश के किसान चौरी चौरा कांड चाहे रहा हो, चाहे चंपारण में नीलही खेती के का विरोध करना रहा हो, चाहे देश के अंदर पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना रहा हो, चाहे इस देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ना था, तो हमारे देश का किसान कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं बल्कि हमारे किसान परिवार की औरतें क्रांतिकारियों को अपने जेवरात उतार कर दे दिए। हमारे देश के किसान के लड़के आजादी की लड़ाई जब लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे भगत सिंह, चाहे राजगुरु, चाहे सुखदेव, करतार सिंह सराभा, चाहे गदर पार्टी के लोग, सारे लोग किसान के बच्चे थे। किसानों ने ही लड़ करके इस देश को आजाद कराया था। इस देश के किसान का नौजवान भगत सिंह, जिनका हम आदर्श मानते हैं, जिनको वो देश की आजादी की लड़ाई में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने कहा, फांसी के तख्ते पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि आज हम अंतिम क्षण में जा रहे हैं और हमारी अंतिम लीला समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरे किए हुए कार्य पूरे विश्व में चकाचौंध बिजली की तरह रोशन करते रहेंगे। अगर इसकी थोड़ी सी मिट्टी जाती है तो जाने दो। और उन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इस बात को कह करके अपने हाथ से फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश। साम्राज्यवाद उस जमाने में था 1931 में 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, तो देश का कोई भी क्रांतिकारी साम्राज्यवाद का नाम नहीं लिया था। भगत सिंह उस जमाने में जानते थे कि आगे साम्राज्यवाद का शिकंजा कसने जा रहा है। ये कांग्रेस की सरकार आएगी, उसके बाद कोई सरकार आएगी तो सारे शिकंजे, साम्राज्यवादी शिकंजा हमारे देश पर जो है भारी पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तभी कहा था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। आज हमें भगत सिंह के बताए हुए रास्तों पर चलना है। आज उन्हीं के गांव के, उन्हीं के प्रांत के, उसी देश के किसान हमारी तीनों काले कानूनों के विरोध में दिल्ली का सिंगूर बॉर्डर हो, चाहे और गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टेकिया बॉर्डर हो, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, सारी सीमाओं पर लाखों लाख किसान जाकर के बैठे हैं। किसान बिल के विरोध में तीन कानूनों के विरोध, काले कानून जो भारत सरकार लाई है उसके विरोध में जाकर अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। और इस देश की सरकार, आज 31वां दिन है किसानों का, इस देश की सरकार बात करने के लिए भी नहीं जाती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी, जब गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने कस्तूरबा गांधी को भी याद किया था, तो उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी हमारी असहयोग आंदोलन में जो है हमारे देश की महिलाएं नहीं आई हैं, आप जाओ ले आओ लोगों को। तो गई क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर, तो महिलाओं से बातचीत की तो उनके पास कोई कपड़ा नहीं था। जब कपड़ा नहीं था, उन्होंने असहमति जाहिर की, हम लोगों के पास एक ही कपड़ा है, पहन करके कैसे जाएंगे, गंदा हो चुका है। इस बात को जाकर कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी से कहा, तो गांधी जी उसी समय से इस बात को, मतलब एक बात अपने दिल में रख लिए। उन्होंने इस बात को ऐलान किया कि आज के बाद हम कपड़ा, एक ही कपड़ा पहनेंगे और वही ओढ़ेंगे। एक धोती लगोटी पहनते थे और वही ओढ़ते थे गांधी जी। और हमारे देश का प्रधानमंत्री वो किसान का बेटा नहीं है, दिन भर में 4 सूट पहनता है, बदलता है, और करोड़ों करोड़ रुपए का। तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसान का बेटा है? इसको किसानों से कोई मतलब नहीं है। इस चाय पर चर्चा करने वालों के खानदान के हैं, उनके खून के हैं। हिटलर और मुसोलिनी और तोजो के खानदान के हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं। हिटलर भी कहता था कि जनता को इतना निचोड़ दो
कि केवल सांस लेना और अपनी जिंदगी को रोटी रोजी के लिए परेशान रहे, हमारे खिलाफ बोलने के लिए खड़ी न हो। उसी तर्ज पर हमारे देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार जो हिटलर की तर्ज पर चल रही है, ये हिटलर के चेहरे रहे हैं और ये उसी तर्ज पर चल रहे हैं। 31 दिन हो गया, ये जो है जाकर के गुजरात में पूंजीपतियों को लड़कों के से मिलने के लिए पैदा होता है तो उनके पास जाते हैं, मुकेश अंबानी के पास, अडानी के पास। लेकिन हमारे देश का किसान 31 दिनों से मर रहा है। 35 हमारे देश के किसान शहीद हो चुके हैं और उनको मिलने का समय नहीं है। मैं आज देख रहा था कि उनके प्रवक्ता कोई आरपी सिंह है, गए थे आज बाद में, वो आज तक नहीं मानने के लिए तैयार है कि हम इन कानूनों को वापस लेंगे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती हो गई तो हमारे देश का किसान मर जाएगा। 10 बिस्से, 5 बिस्से, 1 बीघे, 2 बीघे किसी के पास जमीन है तो कहां से कॉन्ट्रैक्ट खेती कराएंगे तो किसान कहां जाएगा? और इस देश का किसान ही इस देश के लोगों को चलाता है। या अडानी साहब, ये मोदी साहब, ये मुकेश अंबानी या चाहे कोई भी पूंजीपति हो, वो रुपया पैसा नहीं खाते हैं, सोना नहीं खाते हैं, वो किसान का अन्न खाते हैं। किसान पैदा करता है और किसानों के साथ यह अवहेलना हो रही है। हमको तो दो बार जो है कि इस किसानों के समर्थन में आंदोलन करते हुए जौनपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक दिन हमको नजर बंद करके रखा, लेकिन हम इससे मानने वाले नहीं हैं। हमारे देश की जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश के किसानों ने अपनी शहादत दिया है, फांसी के तख्ते पर गए हैं, गोलियां खाई है। हम उनसे प्रेरणा लेकर के, हम कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवान हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगत सिंह को पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद को पढ़ते हैं, करतार सिंह सराभा को पढ़ते हैं, तमाम क्रांतिकारियों को पढ़ते हैं। इस देश की शहादत किसानों की बेकार नहीं जाएगी अगर मोदी समय रहते हुए नहीं चेतते हैं, किसानों के दर्द को नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन बहुत भयानक होगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। और यह आंदोलन केवल किसानों का नहीं है, यह आंदोलन इनके नौजवान भी जुड़ रहे हैं। इस आंदोलन में विद्यार्थी भी जुड़ेंगे। आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने अपना घर छोड़ दिया था, माताओं और बहनों को छोड़ दिया था और माताओं और बहनों ने अपने इकलौते पुत्रों को फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए भेज दिया था, गोलियां खाने के लिए भेज दिया था कि अंग्रेजों से लड़ो, अपने जेवरात उतार के दे दिए थे। तो आज वो दिन आने वाला है, आज वो संघर्ष फिर होने वाला है। अगर समय रहते मोदी जी इस बात को नहीं समझते हैं तो वास्तव में इस देश के अंदर एक दूसरी लड़ाई, अंग्रेजों से पहली लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, दूसरी लड़ाई इन तमाम जो पूंजीपति हैं यहाँ के इस समय जो सत्ता में हैं उनके खिलाफ होगी। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। आज हमारे देश का, इस देश का किसान गन्ना बोता है, उसकी निराई करता है, गुड़ाई करता है, उसके बाद बढ़ जाती है, हथिया लचक में आता है, बहुत तेज आंधी चल के गिरा देती है गन्ना, तो सर्प के काटने से भी नहीं डरता, जाकर के गन्ना के बीच में गन्ने को बांधता है, खड़ा करता है, इसके बाद पेराई करता है और इतनी मेहनत से ये गन्ना पैदा होती है। उसका मूल्य कहेंगे 300 रुपए है तो 310 रुपए इस साल बढ़ा दिया जाए। किसानों के साथ ये अन्याय कब तक किसी प्रधान देश में होता रहेगा? ये आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। आज हमारे देश के किसान खेतों में मर रहे हैं, आज हमारे देश के किसान और मजदूर खेत खलिहानों में मर रहे हैं और उन्हीं के लड़के हमारे देश के सीमा पर मर रहे हैं। तो हमारे किसान के ही लड़के खेती भी करते हैं और किसान के लड़के इस देश की हिफाजत भी करते हैं। मोदी का एक भी बेटा सेना में नहीं है, किसी पूंजीपति का बेटा एक सेना में नहीं है। अगर बताते कि टाटा का है, बिरला का है, कि मुकेश अंबानी का है, कि रिलायंस का किसी का है, कोई किसी का बेटा इसमें नहीं है। किसी नेता का बेटा हमारे देश की सीमा की सरहद की रक्षा नहीं करता। इस देश का किसान का बेटा ही सरहद पर लड़ता है। और 25,000 सेना के लोगों ने जो अपने मेडल जो पाए हैं ये किसानों के समर्थन में वापस करने के लिए तैयार हैं। लाखों लाख सेना के लोग जो है किसानों के समर्थन में अपनी बात को जो है दोहरा चुके हैं कि हमारे बाप के साथ जो ऐसा हो रहा है, हम उनके लड़के हैं, हम भी उनके साथ समर्थन देंगे। आज इस देश का नौजवान, आज इस देश का विद्यार्थी
समर्थन देने के लिए बुला रहा है। आज कितने दिनों तक इनके प्रशासन के लोग, ये पुलिस के लोग, मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, आज जो पुलिस में है, आज जो सेना में है, आज जो बीएसएफ में है, आज जो किसी ढंग से सुरक्षा कर रहे हैं हमारे, वो भी हमारे किसान के लड़के हैं। उनको भी सोचना पड़ेगा कि जिस दिन हमारे बाप का की खेती नहीं रहेगी, हमारा किसान उजड़ जाएगा, उसी दिन हमको जो है हम भी उजड़ जाएंगे। कि उनका वो बंद कर दिया गया, जो उनको आज हमारे देश के तमाम जो किसान हैं उनको कोई सब्सिडी नहीं है। अमेरिका के अंदर सब्सिडी मिलती है, 6% एमएसपी भी नहीं मिल रही है। आज हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्ट है उसको भी खत्म कर दिया गया। आज उनको जो है भंडारण करने के लिए चाहे 10 लाख टन, चाहे 20 लाख टन के, चाहे जितना भंडारण करें, उनको भंडारण करने का पावर मिल गया है। और हमको कहा जाता है कि एमएसपी के लिए इसके कानून नहीं बनाया जाएगा। मिनिमम समर्थन मूल्य जो है उस पर भी किसान अड़े हुए हैं कि एक्ट बनाया जाए। अगर ये कहते हैं कि उनको मानते हैं तो एक्ट बनते क्यों नहीं बनाते हैं? उनको एक्ट बनाना चाहिए। अगर हमारा गेहूं 1950 में समर्थन मूल्य मिलता है तो उसको बनिया 1400 रुपए में खरीदता है और 1500 रुपए में खरीदता है। हमको 400-500 रुपए एक कुंटल में घाटा होता है। एक कुंटल का घाटा हमको 500 रुपए होता है और ये 500 रुपए महीना देता है। 6000 रुपए कितना साल में 6000 रुपए मोदी बताते हैं किसानों के खाते में जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारा 10 क्विंटल गेहूं है तो उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तो हमारे 10,000 तो वैसे घाटा हो जाएगा। तो 6,000 इनके लेने से क्या मतलब है? एक तरफ पूंजीपतियों द्वारा हमारा शोषण करा रहे हैं और दूसरा ये खैरात बांट रहे हैं कि हम किसानों को इतना दे हैं जिंदा रहने के लिए। ये हमारा अधिकार दे, हमें इनकी भीख नहीं चाहिए, हमें 500 रुपए नहीं चाहिए। हमारे किसानों का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, हमारे नौजवानों को काम मिलना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। हम शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं पैसा नहीं है। हम अगर किसी चीज को बात करते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारे जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो रुका है बहुत दिनों से। आप जाकर देख कर दीजिए, पकड़ी चौराहे पर इनका आलीशान 3-4 महले की बिल्डिंग बन रही है, इनका कार्यालय बन रहा है। इनके कार्यालय देश के अंदर 6000 से ज्यादा इनके कार्यालय बनाए जा रहे हैं जिनकी कीमत कई करोड़ रुपए है। तो हमको हमारा मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। हम आते हैं ओवरब्रिज हमारा नहीं, कैसे जब हम आते हैं तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे हम लोग जाम में फंसे रहते हैं और ट्रेन आती जाती रहती है। अगर ओवरब्रिज बन गया होता तो हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के लोग, यहाँ से जौनपुर 15 किलोमीटर हम लोग जाना पड़ता है। 15 किलोमीटर आने जाने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे। इसके लिए विकास के लिए कोई खर्च नहीं है इनके पास। गड्ढा मुक्त सड़क बताते थे कि गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएगी। इनके सारे ठेकेदार गड्ढा मुक्त सड़क नहीं, उसमें और गड्ढा खोद दिए हैं, पैसा निकाल लिया जाता है, काम नहीं हो रहा है। तो सारा का सारा शोषण हो रहा है हमारे देश के किसानों का, हमारे देश के नौजवानों का। अगर कहा जाएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें दवा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इनको हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पैसा, विदेशों में घूमने के लिए पैसा है और इस देश के विकास के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भंडारण चाहे जितना करा ले पूंजीपतियों से, अगर पूंजीपति भंडारण करेगा तो साधारण जो छोटा मोटा व्यापारी है वो भी मिट जाएगा। तो सारे लोगों को मिटाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। और जो इनके खिलाफ बोलता है उनको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरह से कानून ले आकर के उनको जेल में बंद करा दे, उनकी आवाज बंद कराते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इस बात को कि अंग्रेजी हुकूमत में कानपुर से लेकर के इलाहाबाद के सड़कों पर जितने भी पेड़ हैं सब में एक किसान और एक नौजवान को पकड़ के बांध करके गोलियों से भून दिया गया था, अंग्रेजों ने उड़वा दिया था। क्या यह आंदोलन रुका? उनको जाना पड़ा। मोदी जी, आप चेतावनी हम लोग दे रहे हैं, आप सुधर जाओ। हिंदुस्तान के हो लेकिन तुम्हारी विचारधारा ये बाहर की है। हमारे किसानों को कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये बांग्लादेशी हैं, इनको चीन से पाकिस्तान से जो है फंड मिलता है। हम आपसे चैलेंज से कहना चाहते हैं, अगर हमारे देश के किसानों को जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं फंड मिलता हो पाकिस्तान से और चाइना से, तो तुम्हारी एलआईयू क्या कर रही है, तुम्हारी सीआरपी क्या कर रही है? तुमको अधिकार है, पता लगा कर बताओ, पकड़ करके कौन कहां से दे रहा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
ये झूठ बोलना, फरेब करना, 420 की बात करना, लोगों को धोखा देना, किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करना तुम्हारी नीयत बन चुकी है। और इस नीयत को अभी नहीं ठीक करते हो तो तुम्हारी ये नीयत को हमारे देश के लोग दफन कर देंगे, इस नीयत को दफन कर देंगे। और इस बात को हम कहना चाहते हैं कि जब भी कोई किसानों से टकराया है तो हमेशा टूट गया है। अगर मोदी जी आप किसानों से टकराना चाहते हैं, टकरा रहे हैं, तो किसान आपको जो है चकनाचूर कर देंगे। हम इस बात को कह करके अपनी बात जो है इन तमाम जन शब्दों के साथ मैं अपनी बात जो है समाप्त कर रहा हूं। भाई अमन जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप इसके माध्यम से कम सरकार के विरोध में जो आवाज उठा रहे हैं, बार बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं। ये तमाम लोगों को जो बुला करके जोड़ करके इनके खिलाफत में और हमारे इनके समर्थन में, किसानों के समर्थन में जो हमारी बातें जा रही हैं, ये हमारे किसानों तक पहुंचनी चाहिए। और यहीं तक नहीं, हम किसान आंदोलन में रखेंगे और किसानों को चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेकर के उनके समर्थन में आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। इस बात को कहकर अपनी बात आप लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।